स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताने वाला हूँ। और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट प्रोडक्ट ग्राफ। रिएक्टेंट प्रोडक्ट ग्राफ, इसका मतलब ये है कि अगर देखिए टाइम के साथ साथ मोल घटेंगे, टाइम के साथ साथ मैं मोल प्लॉट कर रहा हूँ तो ये रिएक्टेंट के होंगे अगर घट रहे हैं तो। और अगर मैं टाइम के साथ साथ ये मोल बढ़ेंगे तो ये प्रोडक्ट के होंगे। मोल बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट के हैं। और अगर हम दोनों को एक साथ प्लॉट कर लें, दोनों ग्राफों को एक साथ प्लॉट कर लेते हैं तो जब ये लाइनें पैरेलल होंगी, जब इनके बीच का गैप कांस्टेंट हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम स्टेट माना जाएगा। ये रिएक्टेंट है आर, पी माने प्रोडक्ट। इसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर ग्राफ में हम लॉग ले लेते हैं मोल के साथ, जैसे कि टाइम के साथ साथ मैं लॉग मोल ले लेता हूं, तो लॉग मोल अगर घटेंगे, स्ट्रेट लाइन में घटेंगे अब, तो रिएक्टेंट के होंगे। जो कर्व्ड है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग लेने पर जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। इसलिए लॉग मोल के साथ ग्राफ प्लॉट करना अच्छा माना जाता है और ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है दैट इज एक्टिव मास। एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास माने मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू, फार्मूले हमारे कोई पुराने हैं पहले चैप्टर वाले, 1000/V। और मोलैरिटी का दूसरा फार्मूला है डेंसिटी इंटू परसेंटेज प्योरिटी इंटू 10 मॉलिक्यूलर वेट। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पानी में केवल एक चीज हम घोल रहे हैं, ओनली वन सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड, देन एक सब्सटेंस केवल डिजॉल्व करने पर वो मोलैरिटी को डिनोट करेगा, मोलैरिटी कैलकुलेट होगी। और अगर हम पानी में एक से अधिक चीज़ें डिजॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम में एक से ज़्यादा चीज़ें होनी है, तो वो चीज़ एक्टिव मास कहलाएगी। मोलैरिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए मिक्सचर इज कॉल्ड एक्टिव मास। और प्योर अगर एक ही सोल्यूशन है और उसमें एक ही सॉल्यूट है, देन उसे मोलैरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं। इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स, एक होमोजीनियस, एक हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जो फिजिकल स्टेट है वो एक सी होंगी सबकी, जैसे कि ये एक इक्विलिब्रियम है, दोनों एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ चल रही है, तो तीनों सब्सटेंस एक ही फिजिकल स्टेट में है तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग है, सारे सब्सटेंसों की फिजिकल स्टेट एक सी नहीं है, ये सॉलिड ये गैस, then the equilibrium will be heterogeneous. Once again, the equilibrium will be of two types. इक्विलिब्रियम फिर दो प्रकार का होगा, एक फिजिकल, एक केमिकल। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या है कि सब्सटेंस का फार्मूला चेंज नहीं होगा। वाटर सॉलिड इज इक्वल टू वाटर लिक्विड, फार्मूला वही है। वाटर लिक्विड इज इक्वल टू वाटर गैस, फार्मूला वही है और फार्मूला चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिजिकल स्टेट बदल रही है। देन द इक्विलिब्रियम इज होमोजेनियस, फिजिकल। एंड अगर दोनों तरफ के फार्मूले अलग अलग हैं, N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, यहाँ फार्मूले कुछ और हैं, यहाँ फार्मूले कुछ और हैं, देन द इक्विलिब्रियम इज केमिकल। और दोनों तरफ के फार्मूले इस केस में अलग हैं। अब मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इट वॉज गिवन बाई गुल्डबर्ग एंड वागे। इन वैज्ञानिकों ने इन्हें दिया था, गुल्डबर्ग एंड वागे ने। एंड इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, आल्सो इट इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू इट, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द रिवर्सिबल प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारा गुल्डबर्ग एंड वागे रूल है, लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर करें A + B इज इक्वल टू C + D, देन
ये जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं ये रिएक्टेंट है, जो राइट साइड में लिखे हैं वो प्रोडक्ट है। अगर मैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूँ देन द रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता हूँ देन द रिएक्शन इज कॉल्ड बैकवर्ड। और जो फॉरवर्ड का रेट है अगर मैं R1 मान लूँ और बैकवर्ड का रेट R2 मान लूँ देन अकॉर्डिंग टू द लॉ R1 इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट है AV एंड R2 इज प्रोपोर्शनल टू, R2 के लिए रिएक्टेंट्स हैं CD। यहां से हम इसे बनाएंगे R1 इज इक्वल टू K1 AV एंड R2 इज इक्वल टू K2 CD। और हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में R1 और R2 बराबर होंगे, यानी कि K1 इंटू AV विल बी इक्वल टू K2 इंटू CD, यानी कि K1 अपॉन K2, जिसे हम KC मान लेंगे एंड KC इज इक्वल टू CD अपॉन AV। इस प्रकार से हमने रिएक्शन का KC निकाल लिया है। हेयर द KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर KC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और इसी प्रकार से हम कुछ और रिएक्शंस में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगा के आपको दिखाते हैं, जिससे कि आप आसानी से किसी भी रिएक्शन में लॉ को लगा पाएंगे और आसानी से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कोई रिएक्शन है, हमने कंसीडर कर लिया है N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO, ये एग्जाम्पल है और इसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाने को मुझसे कहता है एग्जाम में। हमने मान लिया कि फॉरवर्ड का रेट R1 है, बैकवर्ड का रेट R2 है, देन R1 इज प्रोपोर्शनल टू N2 इंटू O2 एंड R2 इज प्रोपोर्शनल टू, R2 के लिए जो रिएक्टेंट है वो NO होंगे, NO का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हमारा R1 इज इक्वल टू K1, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगा देंगे, N2 O2 एंड R2 इज इक्वल टू K2 इंटू NO का होल स्क्वायर। जब मैं R1 और R2 को बराबर रख दूंगा, इसका मतलब K1 इंटू N2 O2 विल बी इक्वल टू K2 इंटू NO का होल स्क्वायर। यहाँ से हम K1 अपॉन K2 निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू KC, इसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू NO का होल स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2। और हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल की संख्या पावर में चली जाएगी। तो ये इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर भी पूछ सकते हैं और इनके केसी आप लोग निकाल के देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3, प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे। मान लीजिए फॉरवर्ड का रेट R1 तो बैकवर्ड का रेट R2, हम बना लेंगे R1 इज प्रोपोर्शनल टू SO2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉलिक्यूल की संख्या पावर में जानी है, एंड R2 इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू SO3 की पावर 2। यहाँ से आ जाएगा हमारा R1 इज इक्वल टू K1 SO2 का होल स्क्वायर इंटू O2 एंड R2 इज इक्वल टू K2 SO3 का होल स्क्वायर इन द इक्विलिब्रियम में R1 विल बी इक्वल टू R2 और हमारा जो रिलेशन बनेगा दैट इज K1 SO2 का होल स्क्वायर O2 इज इक्वल टू K2 SO3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब K1 अपॉन K2, जिसे हम KC मान लेंगे, इज इक्वल टू SO3 का होल स्क्वायर अपॉन SO2 का होल स्क्वायर इंटू O2। ये इस प्रकार से हम इक्विलिब्रियम का लॉ लगाकर डिफरेंट इक्वेशंस के लिए KC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और एक दो एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 और सेकंड एग्जांपल है 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2। यहाँ से हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोग लगा के देखिए और KC निकाल के देखिए। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सॉलिड है, इफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज सॉलिड देन ऑलवेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन एज 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ जो कि CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2, इसमें आप देखते हैं कि दो चीज़ें सॉलिड हैं, इसे हम 1 मान लेंगे
तो R1 इज प्रोपोर्शनल टू CaCO3, यानी कि इसे 1 ले लेंगे। R2 इज प्रोपोर्शनल टू CaO इंटू CO2, इसे भी 1 ले लेंगे। इट मीन्स दैट R1 इज इक्वल टू K1 एंड R2 इज इक्वल टू केवल CO2, क्योंकि सॉलिड को हमने 1 मान लिया। नाउ द R1 विल बी इक्वल टू R2, यानी कि K1 इज इक्वल टू K2 CO2 एंड K1 अपॉन K2 विल बी इक्वल टू Kc इज इक्वल टू ओनली CO2। बाकी सॉलिड को हम 1 मान चुके हैं, तो वो चीज़ें फार्मूले में नहीं आ रही हैं। इसी प्रकार से लिक्विड अगर प्योर है और उसके मोल हमें दिए हुए नहीं होंगे, देन लिक्विड के प्योर लिक्विड के मोल भी हम 1 मान लेंगे। और अगर लिक्विड के मोल हमें सवाल में दिए हुए हैं तो लिक्विड के मोल वही रखे जाएंगे जो कि सवाल में गिवन है, उसे 1 नहीं माना जाएगा। इफ़ एनी लिक्विड जो कि हमें नहीं दिया हुआ है उसका कंसंट्रेशन 1 माना जाएगा। अगर लिक्विड के मोल गिवन है तो वही मोल हम फार्मूले में रखते हैं। और इसके बाद मैं अपने अगले टॉपिक पर आता हूँ। इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ मोल, एक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एक इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। देन आप देख सकते हैं, एक होता है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल, एक होता है Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एक होता है Kx इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इट विल बी इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ RHS अपॉन मोल्स ऑफ LHS। इसको कह सकते हैं प्रेशर ऑफ RHS अपॉन प्रेशर ऑफ LHS। इसको कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ RHS अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ LHS। ये हमारे 3 तरह के इक्विलिब्रियम है। Kx हमारे सिलेबस में नहीं होता है, Kp और Kc हमारे सिलेबस में है, जिनमें आपस में एक रिलेशनशिप भी है। आप जानते होंगे कि Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। यहाँ पर Kp देगा Kc पूछेगा, Kc देगा Kp पूछेगा। इसका डेरिवेशन मैं अगले लेक्चर में लूँगा। यहाँ पर Kp इज कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, Kc इज द कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, R इज द गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 0.0821, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। न्यूमेरिकल आसानी से हो जाता है, न्यूमेरिकल ही आता है ज़्यादातर। और डेल्टा n हमारा होता है RHS के गैसियस मोल माइनस LHS के गैसियस मोल। डेल्टा n इज इक्वल टू गैसियस मोल ऑफ RHS माइनस गैसियस मोल ऑफ LHS। अपने अगले वीडियो में मैं इसका डेरिवेशन और आपको लीचेट प्रिंसिपल बताने वाला हूँ।